क्लास 10th कृतिका का तीसरा चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है साना साना हाथ जोड़ी आज हम पढ़ेंगे। लेखिका है मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी जो यह शीर्षक का नाम रखी हैं, इसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर रहे हैं। यह एक नेपाली प्रार्थना है और उसी पे मधु कांकरिया शीर्षक का नाम रखती हैं, साना साना हाथ जोड़ी। यह एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत हम उसे कहते हैं जब कोई लेखक या लेखिका जो यात्रा किए रहते हैं, वृतांत मतलब होता है कहानी, तो यात्रा के दौरान क्या क्या वह महसूस किए रहते हैं उसको अपने कहानी के माध्यम से लिखते हैं। इसे ही हम यात्रा वृतांत कहते हैं। तो यह मधु कांकरिया की एक यात्रा वृतांत है। इसमें वह सिक्किम की यात्रा करती हैं। सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक होता है उसकी वह यात्रा करती हैं और सिक्किम के ही बारे में यहाँ बताती हैं। मधु कांकरिया जी इसमें अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन की हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थी। गंगटोक से वह वहाँ से युमथांग, लायुंग और फिर कटाव गई हैं। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों का विस्तार से वर्णन किया है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ साथ स्वयं को बदलता हुआ महसूस करती हैं। लेखिका गंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर भी बताती हैं। यह चैप्टर देखिए आपका चूँकि काफ़ी बड़ा है तो एक पार्ट में पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि हम आधा समझ पाएंगे आधा नहीं समझ पाएंगे। तो इसको हम कम से कम 2 या 3 भाग में बनाएंगे और उसके बाद अगले भाग में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी कराएंगे कि इस चैप्टर से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सार मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह एक यात्रा वृतांत है। मधु कांकरिया जिसकी लेखिका है, गंगटोक शहर का वर्णन की है जो सिक्किम की राजधानी है। अब जो सबसे पहला इसका पैराग्राफ है ऊपर का, यह जो बता रही हैं, चूँकि मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं समझा पाऊंगी, चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो पहला पैराग्राफ है कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। यहाँ पर लेखिका गंगटोक शहर का वर्णन कर रही हैं। कहाँ की वर्णन कर रही हैं? गंगटोक शहर की, जो कि सिक्किम की राजधानी है। तो क्या बता रही हैं कि दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रही थी। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा, चूँकि सिक्किम जो था वह पहले एक अलग देश था, बाद में वह भारत में आके मिला, इसीलिए कहा जा रहा है कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल, संधि मतलब होता है मिलना, यानी बाद में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। तो करें कि संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। यहाँ जो वर्णन की हैं, कहाँ की वर्णन की हैं? सिक्किम की राजधानी गंगटोक का। नीचे जो भी पैराग्राफ है कि और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी, कि इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित हो गया था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ, क्या देख के लेखिका स्थगित रह गई थी? गंगटोक शहर की सुंदरता। स्थगित और अर्थहीन का मतलब होता है कि व्यक्ति कुछ देर के लिए शून्य में चला जाता है, जड़ हो जाता है। जब कोई हम चीज आश्चर्यजनक देखते हैं तो कुछ देर के लिए व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है। तो उसे ही लेखिका बता रही थी कि मैं भीतर और बाहर से मैं शून्य हो गई थी उस गंगटोक शहर की सुंदरता को देखकर। तो इस पहले पैराग्राफ में जो भी वर्णन की है वह गंगटोक शहर की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। नीचे क्या कर रही हैं कि वह तो रात का वर्णन कर रही थी, अब सुबह की बात नीचे बता रही हैं कि धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। उजास का मतलब होता है कि उजाला, क्योंकि अब सुबह हो रहा है, अभी तक रात का वर्णन कर रही थी। और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ गर्दहूं प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली।
इसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना की ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका क्या बता रही हैं कि जो अभी ऊपर प्रार्थना सुनी थी, आज सुबह ही वह एक नेपाली युवती से प्रार्थना सीखी थी। नीचे क्या कर रही हैं, ध्यान से थोड़ा सा आप यहाँ देखिएगा कि सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। अभी मैं पहले ही सार में बताई हूँ कि लेखिका गंगटोक से युमथांग जाती हैं, युमथांग से वह लायुंग जाती हैं और लायुंग से वह कटाओ जाती हैं। तो यह सब बात कुछ है महत्वपूर्ण जो आप ध्यान से सुनेंगे। तो गंगटोक शहर से वह कहाँ निकल रही हैं, युमथांग के लिए। अब यह ध्यान देने योग्य बात है करें कि सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। युमथांग भी एक सिक्किम का ही एक जगह होता है जो पहाड़ी क्षेत्र है, घूमने वाला जगह है, काफी सुंदर है। तो करें कि सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी जहां लेखिका रुकी हुई थी गंगटोक शहर में। वहां से बताया जाता है कि कंचनजंघा, जो कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, वहां से दिखाई देगा। और लेखिका जैसे ही उनका आंख खुला प्रार्थना सुनकर वह हिमालय की चोटी देखने के लिए कंचनजंघा अपने बालकनी में बाहर भगती हैं। अभी युमथांग निकलने से पहले क्या वर्णन बता रही हैं, लेकिन क्या बता रही हैं कि हल्के हल्के बादलों से ढका था, इसलिए पिछले वर्ष की ही भांति तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी की तरह कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंघा न दिखनी थी न दिखी। क्या कर रही हैं कि सुबह तो हमें युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन उसके पहले ही इन्हें बताया गया था कि बालकनी से ही कंचनजंघा, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी होती है, वह दिखेगी। और यह बालकनी की तरफ भगती हैं, लेकिन बादलों से ढका हुआ था, कंचनजंघा चोटी नहीं दिखना था, नहीं दिखा। लेकिन कह रहे हैं कि सामने ही रकम रकम का मतलब होता है तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़ने लगे कि मानो कि फूल के बाग में आ गई हूँ। अभी यहाँ भी वह गंगटोक शहर का ही वर्णन कर रही हैं। नीचे कह रही हैं कि बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। यहाँ थोड़ा सा समझने योग्य बात है और ध्यान देने योग्य कि गंगटोक से युमथांग की जो दूरी थी कितनी थी, तो 149 किलोमीटर दूरी थी। गंगटोक से अब लेखिका को युमथांग घूमने जाना है, जिसकी दूरी 149 किलोमीटर थी। युमथांग यानी घाटियाँ। घाटियाँ का मतलब होता है जो पहाड़ी इलाका होता है, घूमने वाला जो जगह होता है उसे हम घाटियाँ बोलते हैं। तो वहाँ इनको जाना था घूमने, जो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पे थी। करें कि सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, जिसके साथ यह घूमने जा रही थी। इनका गाइड का नाम था जितेन नार्गे और इनके साथ इनकी एक सहेली भी थी। 3 लोग जा रहे थे घूमने के लिए। गाइड वह होता है जो कि वहाँ के जगह के बारे में समय समय पे बताता रहता है। जो भी भ्रमण करने जाता है या घूमने जाता है तो वहाँ एक गाइड होते हैं जो सारे जगहों का भ्रमण कराते हैं और सारे जगहों के बारे में बताते हैं। तो इनका जो गाइड था वह जितेन नार्गे था। फिर यह इनके मन में अब युमथांग जाते समय, चूंकि 149 किलोमीटर की दूरी थी, पहाड़ी इलाका था, रास्ते खूबसूरत थे, प्राकृतिक नज़ारा जो था वह बहुत खूबसूरत था। जगह जगह बर्फ मिल रहा था, फूल मिल रहे थे। प्राकृतिक दृश्य तो वैसे ही काफ़ी सुंदर होता है। तो लेखिका पूछ रही हैं अपने गाइड से कि क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। मैं बचकाने हरकत से पूछने लगती हूँ। कौन पूछने लगता है? लेखिका यानी मधुकांकरिया। गाइड बोल रहा है जितेन नार्गे, जो इनके गाइड का नाम होता है, कि चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताखाएं। अब देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। लेखिका जो जा रही हैं तो सबसे पहले इनको जो चीज़ दिखाई दे रहा है, कहाँ जा रही हैं? युमथांग। युमथांग जो कि 149 किलोमीटर की दूरी पे है गंगटोक शहर से, जो पहाड़ी एक क्षेत्र है। वहाँ जाते समय रास्ते में इनको सबसे पहला जो चीज़ दिखाई दिया वह थी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ।
वह बौद्ध पताकाएं, इसके बारे में वह जितेन नार्गे से पूछती हैं कि यह सफ़ेद बौद्ध पताकाएं क्या होती हैं और क्यों लगा है। तो जितेन नार्गे बताता है कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। आप बुद्ध का नाम जानते होंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान देंगे कि सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं क्या हैं और क्यों लगाई जाती हैं। तो यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है और जब किसी बुद्धिस्ट यानी जो बौद्ध के भक्त होते हैं बुद्ध के, उनकी अगर मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यह जितेन नार्गे बता रहे हैं मधु कांकरिया को। और फिर यह भी बता रहे हैं कि इसे नष्ट नहीं किया जाता है। जो श्वेत पताकाएं लगती हैं इसे नष्ट नहीं किया जाता है, वह स्वतः ही नष्ट हो जाती है, यानी धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। अब दूसरी चीज़ फिर वह क्या देखती हैं कि कुछ रंगीन पताकाएं भी होती हैं। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे कि अब जो मृत्यु के उपलक्ष्य में लगाया जाता था, जो शोक में, वह तो सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं होती थी, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ रंगीन भी पताकाएं दिखाई दी। उसके बारे में नार्गे क्या बताते हैं कि जब कोई उत्सव किया जाता है, यानी बौद्ध भिक्षु या बुद्धिस्ट जब कोई उत्सव करने जाते हैं तो उस उत्सव के उपलक्ष्य में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। तो यह दोनों में अंतर था, सफ़ेद पताकाएं में और रंगीन पताका में। सफ़ेद पताकाएं जब किसी की मृत्यु होती थी उसके लिए लगाया जाता था और रंगीन जब कोई उत्सव मनाते थे लोग, बुद्धिस्ट लोग। तो नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। लेखिका क्या कर रही हैं कि नार्गे तो बताता जा रहा था, लेकिन मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह और जगह दुकानों में भी ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाते हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा कि इस जगह का नाम है कबी लोंग स्टाक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस्खे बमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। यह एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल है। लेप्चा और भूटिया जो है एक जनजातीय का नाम है। लेप्चा और भूटिया किसका नाम है? वहाँ के सिक्किम का एक जनजातीय का नाम है। तो यहाँ जो जगह के बारे में जो बता रहे हैं, कौन सा जगह? कबी लोंग स्टाक। तो कबी लोंग स्टाक, इसके बारे में गाइड जितेन जो है वह क्या बता रहा है कि यहाँ जो वहाँ की जनजातियाँ हैं लेप्चा और भूटिया, उनके बीच झगड़ा चल रहा था। क्या चल रहा था? झगड़ा चल रहा था। तो बाद में संधि हो गया। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप। तो इसी जगह पे कबी लोंग स्टाक की जो जगह का नाम है, वहीं पे उन जनजातीय झगड़ों का संधि हुआ था, यानी मेल मिलाप हुआ था। और एक स्मारक के रूप में, स्मारक मतलब होता है यादगार, यानी जो संधि का यादगार था, तो यादगार के रूप में वहाँ एक पत्थर अभी भी पड़ा हुआ है। वह झगड़ा काफ़ी लंबा समय तक चला था, लेकिन बाद में शांति वार्ता के दौरान वहाँ संधि हो गया था। नीचे फिर उसके बाद यह सारा जो वर्णन है वह गैंगटोक से लेके यूमथांग के शहर के बीच का वर्णन हो रहा है। नीचे बता रही है लेखिका कि उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या देखी? एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। अब बौद्ध पताकाएं देखी थी, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या देख रही हैं? प्रेयर व्हील, यानी धर्म चक्र। अब उसके बारे में वह जितेन नार्गे से पूछती हैं कि यह धर्म चक्र क्या है, प्रेयर व्हील क्या है। तो नार्गे बताता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ लेखिका आश्चर्य से पूछती है, क्या
चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप, पुण्य, अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। अब देखिए इस जगह पे प्रेयर व्हील को देख के लेखिका अपने अंदर क्या महसूस कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं कि चाहे पहाड़ी इलाका हो और चाहे समतल हो, हमारे देश में वैज्ञानिक जो हैं इतना प्रगति कर चुके हैं, फिर भी हमारा आस्था कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए, अंधविश्वास कह लीजिए, सारी जगहों पर एक समान है। सारी जगहों का मतलब कि चाहे समतल एरिया हो चाहे पहाड़ी एरिया हो, क्योंकि अभी लेखिका पहाड़ी एरिया में घूमने गई हैं। तो वहाँ के लोगों की क्या आस्था है कि प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाएंगे। तो लेखिका यहाँ महसूस कर रही हैं कि हमारे देश में अभी भी आस्था, विश्वास, अंधविश्वास सारी जगहों पे एक समान है। आगे देखिए लेखिका क्या कहती हैं। लेखा करें कि रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता मतलब होता है धीरे धीरे। अब यह युमथांग की ओर जा रही हैं। युमथांग चूंकि काफ़ी ऊंचाई पर था, तो अब धीरे धीरे कर रही हैं कि हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने लगे और बाजार, लोग, बस्तियां जो भी थे वह पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। चूंकि अब यह काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ गई थी, तो नीचे गंगटोक शहर पीछे छूट गया था। तो नीचे के लोग अब क्या, पेड़ पौधे घर जो भी था वह काफ़ी अब छोटा दिखाई दे रहा था। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। अब यह हिमालय के नज़दीक जा रही थी, तो हिमालय विराट यानी बड़ा रूप दिखाई दे रहा था। और जो बस्ती था, घर था, लोग था, चूंकि वो काफी नीचे हो गए थे तो लोग छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। करें कि न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थानियों का काम में हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। करें कितने यात्रियों और तीर्थानियों का काम में हिमालय, यानी बहुत लोग उसको चाहने वाले हैं। और हिमालय जो है वह पल पल परिवर्तित। आपको पता होगा कि हिमालय जो है वह हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, तो इसलिए कह रही हैं कि पल पल परिवर्तित हिमालय। अब वहाँ के रास्ते के बारे में बता रही हैं कि वहाँ रास्ता जो था वह काफ़ी वीरान, वीरान मतलब होता है सुनसान, जहाँ कम लोग जाते हैं। संकरा, संकरा मतलब होता है पतला। और जिलेबी, जिलेबी का मतलब होता है घुमावदार। तो कह रहे हैं कि और देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जिलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। चूंकि अब हिमालय के नज़दीक जा रही थी तो वह काफ़ी विशालकाय दिखाई दे रहा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उस भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे, कच्चे संकरे में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो काफ़ी पतला होता है। संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। ये सारा वर्णन जो है युमथांग के बीच का ये वर्णन है। गंगटोक से और युमथांग के बीच का वर्णन लेखिका यहाँ पे कर रही हैं। आगे देखिए क्या कह रही हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और मौसम हंसी। चूँकि वहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। जितने भी सैलानी थे जो घूमने गए थे सभी लोग झूम झूम कर क्या गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी। लेखिका क्या कर रही हैं कि पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी सर निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो एक नदी की नाम है, काफ़ी वह लंबी नदी है, जिसके बारे में अब यहाँ लेखिका बता रही हैं। कहाँ से बता रही हैं, करें कि सिलीगुड़ी के साथ ही यह तिस्ता नदी हमारे साथ थी।
साथ थी का मतलब कि सिलीगुड़ी से ही तीस्ता नदी शुरू हो गई थी, जो अभी तक चल रही थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। लेकिन जहाँ अब लेखिका पहुंची थी वहां कह रही हैं कि किसका सौंदर्य, तीस्ता नदी का, कि यहाँ पे उसका सौंदर्य पराकाष्ठा यानी असीम सुंदर था। इतना खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंख के तरह हल्की थी। यहाँ जो वर्णन कर रही हैं लेखिका, आप तीस्ता नदी के बारे में कर रही हैं। आगे क्या बताती हैं कि मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल मतलब मस्त थे, व्यस्त हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि इतना खूबसूरत जगह था कि जितने भी सैलानी थे अपने कैमरे में उसको कैद करने लगे, उसकी खूबसूरती को। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तर भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तीस्ता नदी की वहाँ जो खूबसूरती थी, उसके बाद उनको एक सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल दिखाई देता है, वहाँ की खूबसूरती के बारे में बताती हैं। लेकिन लेखिका देखकर एकदम वहाँ शांत हो जाती हैं, उसको अपने आत्मा में महसूस करती हैं, भीतर अपने महसूस करती हैं। नीचे करिए कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। अनंतता, अनंतता का मतलब क्या होता है कि जिसका कभी अंत न हो। झरना जो है वह लगातार बहता रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। तो करिए कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं, तामसिकताएं का मतलब होता है जो हमारे अंदर मोह माया छल कपट यानी जो भी भरा हुआ है, करें कि भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितिन मुझे ठेलने लगा। जितेन उनके गाइड का नाम था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। जितेन क्या बोला कि उठिए, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका कर रही है कि मैं अनमनी सी, यानी मन तो नहीं कर रहा था उस दृश्य को छोड़कर उठने के लिए, लेकिन फिर भी उठ गई। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य में सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। अब जैसे जैसे ही आगे बढ़ रही हैं, बादल जो है वह नज़दीक आ रहे हैं। जब आप कभी पहाड़ के नज़दीक जाइएगा तो देखिएगा बादल जो है बिल्कुल पहाड़ पर उतर आते हैं। तो लेखिका को अब कुछ इसी तरह का नज़ारा मिल रहा है। अब इसके आगे में फिर वह अभी बहुत कुछ बताई हैं। वहाँ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं। बॉर्डर पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडक में हमारे देश के सैनिक जो हैं वह देश की सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत कुछ लेखिका देखती हैं, महसूस करती हैं और उसके बारे में बताती हैं। तो अगले भाग में इसके बाद लेखिका कहाँ गई हैं और किसका वर्णन किए हैं उसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी मैं करवाऊंगी अगले वीडियो में।